ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो अभी तो मैथ्स पोर्शन में ठीक है ना। अरे यार इसका अलग लफड़ा है, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किए हैं अभी तक। जो मैथ्स पोर्शन में एकलव्य 1 का जो बैच था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स पोर्शन में है ना 3 टॉपिक डिस्कस हो गया है। सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो बचा है लिनियर अलजेब्रा जो कि एकलव्य 2 में ऑलरेडी हो गया है। तो जिन लोगों को वहाँ से कवर करना हो रिकॉर्डेड देख के कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट मैथ्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो एकलव्य 1 वाले लोग हैं वो एकलव्य 2 बैच से लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स देख के यू कैन कंप्लीट देयर। तो उससे कंप्लीट हो जाएगा, जब लाइव में कराऊंगा तो एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। और जो एकलव्य 2 वाले लोग हैं, बाकी एकलव्य 1 के लेक्चर्स तुम देख के उनका जो सीक्वेंस सीरीज है या जो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस है, वो देख के तुम कंप्लीट, इंटीग्रल तो साथ में किया हमने, डिफरेंशियल करके कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ये है कि तुम जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो, एक तुम्हारा होता क्या ना माइंड में एक वो रहता है कि कोर्स नहीं हुआ, कोर्स नहीं हुआ ना। तो तुम चाहो तो एक बार कोर्स रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर दो, लाइव तो चल ही रहा है। बाकी फोकस रखो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, है ना, चाहे वो PYQ हो, नॉन PYQ हो, जो भी है। स्टार्ट नहीं हुआ क्या ये? सो इस तरह से ठीक है ना। तो वो है PYQ, नॉन PYQ, असाइन क्वेश्चंस करते रहो, लाइव में समझो रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। इस तरह जो लोग कर चुके हैं रिकॉर्डिंग, लाइव लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया था जो कि अभी हटा दिया है, उसको मैं ऐड कर दूंगा दोबारा। तो ठीक है। सो स्टैट्स पोर्शन में हमने प्रोबेबिलिटी पोर्शन किया हुआ है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज से स्टार्ट करेंगे मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 2 रैंडम वेरिएबल, 3 रैंडम वेरिएबल, इस तरह से होंगे। तो कैसे, है ना, कैलकुलेशन करेंगे या कैसे जो भी फाइंड करना है, सिमिलर चीज़ें हैं। तो उस तरह से कैसे होगा, जैसे तो हमने डिफाइन किया था 1 रैंडम में PMF क्या है, PDF क्या है ना, इस तरह से CDF क्या है, MGF क्या है। तो यही सारी चीज़ें जो हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रखा है, वही सारी चीज़ें मुझे अब मल्टीपल रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन करना है। सेम चीज़ें है ना, सो वो डिफाइन करना मल्टीपल के लिए। तो ठीक है, देखो, तो मैंने वो सारी चीज़ें डिफाइन करता हूँ जो हमने यूनिवेरिएट केस में डिफाइन किया था, वही सारी चीज़ें अब मल्टीवेरिएट केस में डिफाइन करना है। सो जैसे यूनिवेरिएट में जो भी है ना, जैसे रैंडम वेरिएबल है तो अब उसको बोलेंगे रैंडम वैक्टर। जैसे सिंगल में क्या लिखा है, रैंडम वेरिएबल ना, तो अब मल्टीवेरिएट में क्या होगा, यहाँ पे होगा रैंडम वैक्टर। ठीक है ना, रैंडम वैक्टर क्या है। और ज्वाइंट एंड मार्जिनल, यहाँ पे जैसे होता था CDF क्या है, तो यहाँ पे देखना है मार्जिनल CDF क्या है और ज्वाइंट CDF क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता था आगे, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सेम ही है, बाकी PMF है तो यहाँ होगा ज्वाइंट PMF, है ना। यहाँ लिखा होगा डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस टाइप रैंडम वेक्टर, ज्वाइंट मार्जिनल PMF, ज्वाइंट एंड मार्जिनल PDF, कंडीशनल CDF, कंडीशनल PMF, कंडीशनल PDF। तो पहले इन सब टर्म्स को मैं डिफाइन करता हूँ, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सब टर्म्स पहले डिफाइन करने हैं। तो रैंडम वेक्टर क्या है, सिंपल, जब रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था हमने, तो सिंपल उसका वैसे ही डेफिनेशन है, हालांकि सिमिलर डेफिनेशन ही है। देखो तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो हमें, हमारे पास वहाँ था रैंडम वेरिएबल, तो मैं रिलेट करूँगा रैंडम वेरिएबल, अभी डिफाइन करना है रैंडम वेक्टर, है ना। सो ये वेक्टर, जनरली वेक्टर क्या होता है, वो लोअर क्लास में होता था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला वेक्टर, है ना। यहाँ पे वेक्टर का मतलब है कोई कॉलम मैट्रिक्स टाइप का, है ना, कॉलम मैट्रिक्स बोलो उस तरह से जनरली, या ऑर्डर पेयर्स हैं उसको एज अ मैट्रिक्स लिख सकते हो। सो वेक्टर इज लाइक जस्ट एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं जनरली। सो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा में है, तो वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है वो हमारा वेक्टर है। तो यहाँ पे रैंडम वेक्टर का मतलब है मोर देन 1 रैंडम वेरिएबल होगा, उसको एज ए मैट्रिक्स लिख लो, चाहे वो रो मैट्रिक्स लिख लो या कॉलम मैट्रिक्स लिख लो, तो वो वेक्टर ट्रीट होगा। ठीक है। तो आपको याद ही होगा कि अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। अगर सिग्मा फील्ड नहीं दिया हुआ हो तो, है ना, हमने ये लिखा था लास्ट टाइम
कि जब सिग्मा फील्ड नहीं गिवन है तो उस केस में ये डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल का। तो ये कब डेफिनेशन होता है, जब आपको दे रखा होगी, है ना। सो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सिग्मा फील्ड दिया हुआ हो तो ये कब डेफिनेशन लिखते थे हम, जब हमारे पास ओमेगा सिग्मा फील्ड है ना। सो इफ, ये तब होता था इफ ओमेगा इज सैंपल स्पेस, ठीक है ना, देन अ फंक्शन दिस, ये होता था। इसी में दूसरा केस हमने डिफाइन किया था कि जब ओमेगा सिर्फ लिख रहे हैं सैंपल स्पेस है, इसका मतलब है कि जो सिग्मा फील्ड है वो पावर सेट है ओमेगा का, जिसको ट्रिवियल सिग्मा फील्ड बोलते हैं। तो वो ऑब्वियस है, अगर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है सिग्मा फील्ड क्या है तो ऑब्वियसली वो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है। अभी क्या है, जैसे दूसरा केस में क्या होता है, इफ, सो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है कि इफ, जैसे हम लिखते हैं ओमेगा कॉमा जी, तो जी यहाँ मैं सिग्मा फील्ड लिख रहा हूँ। सो जी सिग्मा फील्ड, ओमेगा इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सो दिस इज सैंपल स्पेस। अगर ये सैंपल स्पेस है तो क्या होता है, देन, तब डेफिनेशन हमने लिखा था, देन अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r is random variable, is random variable if and only if, क्या कंडीशन आया था कि इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन आया था x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, ये जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यही था डेफिनेशन। तो ये कब डेफिनेशन था, जब हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे थे। सो ये रैंडम वेरिएबल का यूनिवेरिएट में डेफिनेशन था। अब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस, है ना, यही डेफिनेशन था। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रैंडम वेक्टर क्या होगा, वो सिमिलर ही है। तो या तो मैं प्रॉपर डिफाइन करूँ या सिंपल ये समझा दूँ कि x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल है। तो चेक करना जनरली आता नहीं है कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो ये जो मैं अभी कंटेंट बता रहा हूँ ये चैप्टर नंबर है 4, वीके रवादगी वाली बुक में, जो वीके रवादगी एंड AKMD सलाह वाली बुक है, उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल चैप्टर का नाम है। सो ठीक है, तो अभी हम सिंपली क्या लिखता हूं मैं कि देखो यहाँ पे क्या होता था। सो ये व्हाट वाज दिस सेट, ये जो सेट हमारा, इसका क्या मतलब था, इस सेट का मतलब था माइनस इन्फिनिटी। इस सेट का क्या मतलब था कि दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस करस्पॉन्डिंग विच x ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू x, यही था, यही सेट लिखा था हमने। एंड दिस बिलोंग्स टू, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द सेट x लेस देन इक्वल टू x। इसी को एलोबरेट करेंगे तो ये बनता है, एंड दिस मस्ट बी एन इवेंट। सिग्मा फील्ड होने के लिए दिस मस्ट बी एन इवेंट, और इवेंट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, है ना। सो ये इसका कंक्लूजन था। सो मैं रैंडम वेक्टर पे आता हूँ। सो रैंडम वेक्टर का अगर डेफिनेशन लिखेंगे,
सो रैंडम वेक्टर जस्ट ये वर्ड तभी आएगा जब मोर देन वन रैंडम वेरिएबल होगा, है ना। सो मान लो ऐसा है कि लेट, जैसे अगर इसका बुक का मैं डेफिनेशन अगर बताऊं तो ये लोग कहते हैं कि पहले तो मान लो ओमेगा एफ एंड पी। सो एफ जनरली मैं जी लिख रहा हूँ एफ के बजाय। सो ये है ओमेगा जी एंड पी बी प्रोबेबिलिटी स्पेस। दिस इज प्रोबेबिलिटी स्पेस, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो ओमेगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जी सिग्मा फील्ड, पी इज द प्रोबेबिलिटी। सो ये तीनों मिला के इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब है एक वेक्टर, जैसे क्या लिखेंगे मान लो, सो कंसीडर अ वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है, सो एक्स वेक्टर है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं x1 x2 xn, ठीक है ना। सो x को बोलेंगे अब रैंडम वेक्टर, इनफैक्ट, है ना। वेक्टर क्यों आ रहा है, रैंडम वेरिएबल सिंगल रैंडम वेरिएबल था, अब मोर देन वन रैंडम वेरिएबल का हमने एक एन टपल ले लिया, है ना। जैसे दो होगा तो ऑर्डर्ड पेयर, तीन होगा तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तो एन है तो ऑर्डर्ड एन टपल है ये, तो उसका हमने एक नया नाम दिया एक्स। सो अब ये एक्स वैक्टर है, ठीक है ना। बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, मैं सिर्फ एक्स लिखूंगा। सो एक्स इज अ वैक्टर, और इसके अंदर क्या है, ये एन टपल है, x1 x2 x3, और ये रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो x1 इज अ रैंडम वेरिएबल, x2 इज अ रैंडम वेरिएबल, x3 इज अ रैंडम वेरिएबल एंड xn इज अ रैंडम वेरिएबल। सो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अ वैक्टर दिस इज रैंडम वेरिएबल, इसको कब बोलेंगे रैंडम वैक्टर, दिस इज कॉल्ड रैंडम वैक्टर इफ, दिस इज कॉल्ड रैंडम वैक्टर, या इसको ऐसे बोल सकते हो एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ मैं एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, ये चीज़ है एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, या वेक्टर लिखना चाहो वेक्टर लिख लो, ये चीज़ है ना। सो एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल जिसको हम रैंडम वेक्टर बोलेंगे, तो रैंडम मतलब एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है इस तरह से। कब होगा ऐसा, दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ देखो ईच एक्स आई एक फंक्शन है एक्चुअली, कहाँ से कहाँ तक, जो ईच एक्स आई है एक फंक्शन ओमेगा टू आर में, ठीक है। सो ईच एक्स आई इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, एंड सिंपली यहाँ पे आएगा क्या लिखना चाहोगे, सेट ऑफ ओमेगा, जो ओमेगा क्या होगा, सेट ऑफ ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट एक्स आई ओमेगा लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स आई, या मैं अलग अलग करके लिखूं, तो अगर अलग अलग करके लिखूंगा तो ये ऐसा होगा x1 ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1, x2 ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू स्मॉल x2 एंड xn ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू स्मॉल xn, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली वही सेट है, जनरलाइज हो गया, देखो ये है यही वाला सेट, बस क्या हो गया जनरलाइज हो गया। यहाँ एक ही रैंडम वेरिएबल था तो ऐसा लिखा, अब ऐसे ऐसे एन रैंडम वेरिएबल्स एक साथ है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से लिखा हमने। एंड कहना चाह रहा है कि यहाँ पे होगा क्या, सो इट विल बी और इसको अगर हम लिखेंगे ना तो ये कुछ ऐसा होगा, वहां क्या लिखा था, ये होगा दिस मस्ट बी एन इवेंट, इतना ही लिख देता हूं सिर्फ मैं, दिस मस्ट बी एन इवेंट फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू आर, है ना, जहां आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 अप टू एन। सो अब एक्स की जगह एक्स आई हो गया, जनरलाइज हो गया डेफिनेशन, जस्ट जनरलाइज हो गया, देखो। सो ये जो ओमेगा बिलोंग्स टू दिस, जिसके लिए x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल x1 x2 है ना, ये होना चाहिए, और यहाँ पे एक्साइज क्या है, सो वेयर एक्साइज आर रैंडम वेरिएबल्स, ये समझो। तो एक्साइज तो इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, तुम सिंपल ये समझो कि अभी मैं इतना लिखूंगा, इसमें तुम्हें लग रहा हो क्या क्या लिख रहा हूँ, इतना लिखने की टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या है कि लेट, तो मैं आपको जस्ट आसानी से बता देता हूँ क्योंकि सब चेक करना उतना आता नहीं है। तो मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 x3 अप टू xn आर रैंडम वेरिएबल्स, देन x वेक्टर जो है x1 x2 xn
दिस इज कॉल्ड रैंडम वेक्टर। अभी इतना ही समझो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो x1 x2 xn अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं तो ये जो n टपल लिया इसको बोलेंगे रैंडम वेक्टर, ठीक है भाई। किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके है, देखो सर एक बार सिग्मा फील्ड का कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए ना, सिग्मा फील्ड का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बताइए ना। सिग्मा फील्ड की जरूरत नहीं, वापस आके लेक्चर देखो, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा फील्ड की यहाँ जरूरत भी नहीं है, और फिर सिग्मा फील्ड पढ़ाऊंगा पूरा क्लास सिग्मा फील्ड पे चला जाएगा। कोई बताओ भाई सिग्मा फील्ड का क्या डेफिनेशन है? रिवाइज करके काहे नहीं आते हो लेक्चर? गो एंड सी जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाया था तो वहां जाके देखो ना सिग्मा फील्ड क्या होता है। कोई बताओ भाई, किसी को याद है व्हाट इज सिग्मा फील्ड? कोई बताओ जिसको याद हो सिग्मा फील्ड का क्या डेफिनेशन है। और सिग्मा फील्ड यहाँ कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए यूज किया है। आगे क्वेश्चन उश्चन में रेयरली कभी आता है सिग्मा फील्ड, ठीक है ना, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन के लिए मैंने लिखा दिया है। सो यहाँ जैसे लिखा है बिलोंग्स टू दिस मस्ट बी इवेंट। मस्ट बी इवेंट का मतलब है कि दिस सेट शुड बिलोंग टू, इसका मतलब है कि दिस सेट शुड बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, है ना, ये चीज़ था। सो दैट इज ये जो सेट है दिस मस्ट बी एन इवेंट, तो ये जी में बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो ये सेट एक इवेंट होने चाहिए। कोई बताओ भाई सिग्मा फील्ड क्या है, किसी को याद है? सब भूल गए? पावर सेट ऑफ ओमेगा। पावर सेट तो एक वन काइंड ऑफ सिग्मा फील्ड है। यस, पावर सेट ऑफ ओमेगा इज अ सिग्मा फील्ड। एडिशन होता है इसमें। हाँ, क्या क्या होते हैं? फाई बिलोंग्स करना चाहिए जी में, और कोई इवेंट हो जो जी में बिलोंग करे और उसका कॉम्प्लीमेंट भी, और बाकी जो इवेंट होते हैं उसके यूनियन जी में बिलोंग करे। जी जी बिल्कुल। तो सिंपल ये है, सिग्मा फील्ड इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सिग्मा फील्ड इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा which contains empty set and this set is closed under countable union and this set is closed under complement। ये डेफिनेशन है थ्योरेटिकली सिग्मा फील्ड का। जैसे इन्होंने बताया वही चीज़ बताया कि एक सेट है जिसके अंदर ओमेगा के सबसेट्स हैं। सो उस सेट में एम्प्टी सेट होने चाहिए। कोई सेट ए चूज कर रहा हूँ सिग्मा फील्ड में से तो उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। कोई 2 3 4 5 और एज मेनी एज यू वांट, यू सेलेक्ट द सेट्स फ्रॉम दैट सेट, देयर यूनियन विल आल्सो बी देयर, ठीक है। सो जो लोग भूल चुके हैं एक बार जाके रिवाइज करो। रिवीजन इसलिए जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम पे आता है तो पूरा भूल जाओगे, तो जहां शुरू किए थे वहीं तक पहुंच जाओगे जब एग्जाम दे रहे होगे। सो यू हैव टू रिवाइज, तुम्हारा काम है रिवीजन करना। सिलेबस को रिपीटेडली रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस रिपीटेडली सॉल्व करते रहो, स्पेशली मुश्किल क्वेश्चंस जो तुम्हें लगे हो पहले उसको रिपीटेडली सॉल्व करते रहो ताकि एंड तक आसान हो जाए। तो रिवीजन इसलिए जरूरी है, क्वेश्चंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसका रिवीजन, सिलेबस का रिवीजन, है ना, इस तरीके। और मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारा कॉन्सेप्ट खुद ही रिवाइज होता रहेगा अगर टेस्ट देते रहोगे तो। एनीवे, सो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल ये समझना है कि ये n रैंडम वेरिएबल्स हैं, इसका एक हमने n टपल ले लिया। सो दिस n टपल जो है दिस इज रैंडम वैक्टर। सो रैंडम वेरिएबल की जगह रैंडम वैक्टर। जनरली हम अभी केस लूंगा, मैं दो के लिए बात करूंगा, तो जनरली हम लोग स्पेशल केस क्या लिखेंगे। सो तो मेनली मैं बात करूंगा यहाँ पे हेयर, मान लो n को मैंने 2 फिक्स कर दिया। सो n को 2 फिक्स करूंगा तो जो x होगा मेरे पास अब ये ऐसा होगा x1 x2, ठीक है। n को मैंने 2 फिक्स कर दिया कि n मेरा 2 है। तो दिस इज रैंडम, है ना, 2 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर। 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल या रैंडम वेक्टर, ठीक है ना। सो 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है या रैंडम वेक्टर बोल सकते हो, रैंडम वेरिएबल है, या जस्ट दिस इज अ रैंडम वेक्टर जिसका डायमेंशन 2 है, रैंडम वेक्टर ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जस्ट वेक्टर सेंस है कि मोर देन वन रैंडम वेरिएबल एक साथ है टपल में, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, तो अभी मैं डेफिनेशंस इसके लिए ही लिखूंगा ज़्यादातर, है ना, कि मैं 2 के लिए लिखता हूँ वही चीज़ें n के लिए भी ट्रू होंगी। सो जैसे हम लिखते थे क्या कि एग्जाम्पल के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब हम डिफाइन किए थे तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया था कि CDF, है ना, पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था यूनिवेरिएट में। रैंडम वेरिएबल के बाद हमने डिफाइन किया था CDF। तो अगर मैं CDF की बात करूं, जैसे तो चलिए मैं इसके लिए बात करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था, CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, सिंपल एक रैंडम वेरिएबल, या अभी के लिए मान लो x1 है, लेट्स से x1 के लिए बात करता हूं, तो इसका क्या डेफिनेशन है।
सो व्हाट इज CDF ऑफ x1? क्या लिखते हो आप? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x1। सो प्रोबेबिलिटी अभी मैं x1 लेस देन इक्वल टू x1 हो जाएगा, ये हो गया ऐसे ही सिंपल। अभी डेफिनेशन ये है, जैसे CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x2, तो ये भी ऐसे ही होगा, CDF ऑफ x2 एट x2 प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन इक्वल टू x2 एंड हियर फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू R। सो जो पहला लिखा हुआ है वो CDF है रैंडम वेरिएबल x1 का, जिसको अब हम बोलेंगे, एक नया वर्ड यूज करेंगे, मार्जिनल CDF ऑफ x1। सो मार्जिनल का मतलब है ओनली x1 का वो CDF है ना। तो यहाँ एक नया वर्ड आएगा मार्जिनल एंड ज्वाइंट। तो ज्वाइंट का मतलब दो रैंडम वेरिएबल या 3 या 4 या 5 या n, इन सब का एक साथ लिख रहे हैं तो वो ज्वाइंट होगा। मार्जिनल मतलब अकेला, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम बोल सकते हैं CDF ऑफ x1, लेकिन जब हम मल्टीपल रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे मार्जिनल CDF ऑफ x1। तो इसको लिखेंगे ये x का मार्जिनल CDF है, मतलब CDF ऑफ ओनली x1। दिस इज द मार्जिनल CDF ऑफ x2। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो अब आते हैं, हमें देखना है कि डिफाइन करना है CDF ऑफ रैंडम वेक्टर x1 x2, हमें ये डिफाइन करना है। सो व्हाट इज, ठीक है ना। सो x1 x2 का अलोन CDF ये है। अब हमें क्या डिफाइन करना है कि CDF ऑफ, सो वी हैव टू डिफाइन CDF इज अ cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना, cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो रैंडम वेक्टर x1 x2, इसका मुझे CDF डिफाइन करना है। सो होगा अ फंक्शन, सो यहाँ आप देखो ऐसा नोटेशन यूज होगा, या तो मैं f1 f2 लिखूं, या f1 f2 के बजाय मैं यहाँ पे लिखूं fx1 x2। तो यहाँ दो साथ क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट लिख रहे हैं हम, है ना। तो CDF लिखने के बजाय आई विल राइट ज्वाइंट CDF। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग CDF मुझे क्या लिखना चाहिए, ज्वाइंट CDF, ताकि आपको समझ आएगा कि दोनों का एक साथ है। सो व्हाट आई एम डिफाइनिंग इज ज्वाइंट CDF, है ना। सो ये डेफिनेशन है ज्वाइंट CDF ऑफ रैंडम वेक्टर x1 x2, ज्वाइंट CDF डिफाइन कर रहा हूँ। सो सिमिलर ही है, जस्ट जनरलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अ फंक्शन fx1 fx2, इसका डोमेन, जैसे हम जब CDF लिख रहे थे तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R ये होता था, या R टू 0 1। तो यहाँ जो फंक्शन होगा इसका डोमेन होगा R² 2 0 1, है ना। जैसे यहाँ जब लिखा होगा दिखा होगा fx1 इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू 0 1, fx2 इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू 0 1। जब रिवाइज करोगे तुम्हें समझ आएगा कैसे जनरलाइज हो रहा है। अभी fx1 fx2 इज अ फंक्शन जिसका डोमेन R² है, क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अगर ये 3 डायमेंशनल होगा तो R³ हो जाएगा, n डायमेंशनल है तो यहाँ R की पावर n हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज CDF of x1 x2। so this is CDF of x1 x2 defined as, या if and only if, तो इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, CDF बोलेंगे तो यहाँ स्मॉल x1 स्मॉल x2, है ना। तो ये जो स्मॉल x1 स्मॉल x2 कोई फिक्स रियल नंबर है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा बताओ, जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। जैसे x1 का अकेला डिफाइन हुआ, x2 का अकेला, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखना चाहिए? Probability of x1 less than equal to x1, comma x2 less than equal to x2. हाँ, तो ये है फॉर ऑल, अगर आप एक साथ लिखोगे तो x1 x2 बिलोंग्स टू R², ये तो ऐसा लिख सकते हो। सो यू कैन राइट दिस बिलोंग्स टू R², या अलग अलग लिखोगे तो वही चीज़ है कि फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू R, x2 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ जो कॉमा है इसका मतलब इंटरसेक्शन है। तो आपको मैं बताऊं कि जैसे ये लिखने का मतलब है, दैट इज जो मैं ज्वाइंट CDF लिख रहा हूँ x1 x2 का, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कैपिटल x1 लेस देन x1 इंटरसेक्शन, ये एक इवेंट है, और दूसरा इवेंट है कैपिटल x2 लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है। सो ये इसका मतलब ये है। सो ये लिखने का मतलब यहाँ पे ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है। सो दिस इज ज्वाइंट CDF इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। सो तो यहाँ से आ जाएगा फॉर ऑल, या तो ऐसा भी लिख सकते हो x1 बिलोंग्स टू R, x2 बिलोंग्स टू R। तो ये लिखना और ये लिखना सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया ज्वाइंट CDF का।
So this is definition of joint CDF. ठीक है भाई, किसी को पूछना है बताओ. तो ये सिंपल joint CDF का definition है कि joint CDF होता क्या है. ओके तो ये डेफिनेशन है joint CDF का. आगे देखो अब सोचो जैसे मैं बोलूं कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो जब हम बोलते थे E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ एंड ओनली इफ, तो क्या डेफिनेशन होता था? Probability of intersection is equal to probability of product. हाँ, probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2. तो वैसे ही यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करूंगा कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, सो इफ दिस इवेंट एंड दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो मैं मान लो लिख के बता दूं तुम्हें, जैसे यहाँ पे मैं अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का अभी मैं डेफिनेशन लिख के तुम्हें बता दूं. सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है ना, सो मैं लिखूं कि टू रैंडम वेरिएबल्स x1 and x2 are independent if and only if, जो अभी हमने लिखा है joint CDF of x1 x2 is equal to product of marginal CDF of x1 x2. तो वैसे ही अगर इसको वैसा लिखो, इसका क्या मतलब है? तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी कैपिटल x1 लेस देन x1 कॉमा कैपिटल x2 लेस देन इक्वल टू x2. या ऐसे लिखोगे तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा लो, सो इंटरसेक्शन, और इसको ऐसे लिख लो, है ना. सो जो डेफिनेशन है उसका कि लाइक कैपिटल x1 लेस देन इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन कैपिटल x2 लेस देन इक्वल टू x2, ये है. सो दिस इज द E1 इंटरसेक्शन E2, इसका डेफिनेशन ये है. और वो क्या होता है CDF, दिस इज द प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x1. तो यहाँ भी मतलब यही है, इवेंट है E1 और प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन इक्वल टू x2, ये. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. तो अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, सिंपल. So two random variables x and y are independent random variables if and only if joint CDF of x1 x2 is equal to product of marginal CDFs of x1 x2. ये सब डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ आएगा. सो E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. ठीक है, यहाँ पे ये कहना जो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर या x1 x2 बिलोंग्स टू R सेपरेटली. तो यह इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन CDF के टर्म में. सो दिस वाज डेफिनेशन ऑफ जॉइंट CDF, है ना. तो ये था मार्जिनल CDF ऑफ x1 पहला वाला, मार्जिनल CDF ऑफ x2, और ये जॉइंट CDF ऑफ x1 x2. इसके हेल्प से मैंने अभी डिफाइन किया इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स. सो किसी टू रैंडम वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे हम? तो जब जॉइंट CDF इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल के. अब यहीं पे मैं अगर थ्योरम लिखूं, मैं तुमसे ये पूछूं, सो अभी ये बताओ जैसे जॉइंट CDF ऑफ x1 x2, ठीक, ये जॉइंट CDF है, तो ये वैल्यू क्या होगी? मान लो x प्लस इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल आएगी? या मुझे अगले पेज पे लिखता हूँ, है ना. सो देखो, सो थ्योरम में क्या लिख रहा हूँ कि लेट f x1 x2 बी joint CDF of x1 x2. ठीक है, सो मान लिया ये joint CDF है इसका. देन आपसे अगर पूछा जाए, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द joint CDF of x1 x2 when x2 is infinity. What is joint CDF of x1 x2 when this is infinity. What is the joint CDF of x1 x2 when both are infinity. And what is joint CDF of x1 x2 when this is minus infinity. And what is joint CDF of x1 x2 when this is minus infinity and this is x2. Or the next one is what is joint CDF of x1 x2 when both are minus infinity.
बताइए, तो डेफिनेशन लगा के चेक करो क्या आना चाहिए। ये ज्वाइंट सीडीएफ है तो इसमें से इन सब की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? तो इसका डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन क्या है, ट्राई करो, लिखोगे तो सीखोगे, है ना। इसको लिख के देखो, ये डेफिनेशन है तो इसके अकॉर्डिंग जब ऐसा लिखा इसको ऐसा लिखो, फिर आगे सोचो क्या हो सकता है। तो ट्राई करके देखो, तो लिख पाओगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ। सर फर्स्ट का CDF ऑफ x1, ओके, अभी मैं लिख रहा हूँ, चेक करूंगा। हाँ। सर सेकंड का CDF ऑफ x2, थर्ड का 1, फोर्थ का 0, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 0। ओके, बाकी लोग देखिए। तो तो ये थ्योरम है, तो रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट है। अब इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग, तो प्रूव करने में कुछ खास नहीं है। सही है ना? यहाँ पे मतलब हाँ, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि x1 x2 इंडिपेंडेंट। नहीं, कहाँ लिखा मैंने? लिखा है कहीं पे? लिखा तो नहीं मैंने। नहीं मान के चल रहे हैं। x1 x2 कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने इंडिपेंडेंट यहाँ पे आया ही नहीं है ना, कहीं पे इंडिपेंडेंट होगा लिखेंगे कि इफ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट देन, ऐसा नहीं लिखा मैंने। तो x1 x2 कोई भी रैंडम वेरिएबल, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इन जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बिना इंडिपेंडेंट माने। तो ठीक है, तो अभी वो तो मैं इंडिपेंडेंट का जस्ट डेफिनेशन लिखा रहा था, तो है ना। जिसके इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। जैसे अभी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि चलो अभी के लिए समझो, जैसे मैं अगर एक लिख दूं एग्जांपल, इसका मैं लिख दूं एक कि जैसे होगा क्या कि मान लो मैं ऐसा लिखता कि ज्वाइंट CDF ऑफ x1 x2 ऐसा है, जैसे f ऑफ x1 x2 x1 x2, ठीक है। तो ये जैसे है 0 व्हेन x1 इज लेस देन इक्वल टू, लेकिन उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट। चलो अभी के लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैसे लिखूँ? सो ठीक है, 0 जब x1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड या और x2 इज लेस देन 0, कोई एक लेस देन 0 है। फिर यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस x1 प्लस x2 व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, है ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज पॉजिटिव, सो यहाँ पे x1 इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज मोर देन इक्वल टू 0। इस तरह से अभी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव बोल रहा हूं, एंड लिखा हुआ है। हालांकि कई सारे केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, तो अभी के लिए ये केस लेके चलो, है ना। इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, देखो। तो बाकी मैं और अगर केसेस लिखता कि लेट से इसमें, है ना, कई सारे केसेस बनेंगे। सो यहाँ पे है जैसे e की पावर माइनस x1 होगा कब, जब x1 इज पॉजिटिव एंड, यहाँ और लिखा हुआ है, ठीक है ना, एंड तो कॉमा लिखूंगा तो यहाँ एंड होगा, इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ एंड एक्चुअली। सो एंड x2 इज नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस x2 व्हेन x1 इज नेगेटिव एंड x2 इज पॉजिटिव, और जो लिखा था बाद में, सो e की पावर माइनस ऑफ x1 प्लस x2 व्हेन x1 इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज मोर देन इक्वल टू 0। ये मैं लिख रहा हूँ ज्वाइंट CDF x1 x2 का, अभी के लिए लिख दिया, मान लो ज्वाइंट CDF x1 x2 का है, ठीक है। अब तुम्हें अगर चेक करना हो क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो जैसे चेक करो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि fx1 एट x1, सो क्या होता है 0 व्हेन x लेस देन 0, x1 लेस देन 0, e की पावर माइनस x1 व्हेन x1 मोर देन इक्वल टू 0। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं मैं? ऐसे ही f ऑफ x2 जो है x2, सो दिस विल बी 0 व्हेन x2 इज लेस देन 0, e की पावर माइनस x2 व्हेन x2 मोर देन इक्वल टू 0। अब तुम्हारा काम है जस्ट ये वेरीफाई करना कि ये जो ज्वाइंट CDF मैंने लिखे हैं एक्चुअली, सो ये ज्वाइंट CDF x1 x2 का है।
और यहाँ तुम्हें मैंने x1 का मार्जिनल x2 का मार्जिनल लिख दिया. सो दिस इज मार्जिनल CDF ऑफ x1 x2, मतलब x1 का जस्ट CDF है. दिस इज मार्जिनल CDF ऑफ x2, दिस इज जॉइंट CDF ऑफ x1 x2. अब तुम्हारा काम है वेरीफाई करना यहाँ पे कि fx1 fx2 at x1 x2 will be equal to fx1 at x1 and fx2 at x2. So यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ जो x1 x2 रैंडम वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट है. तो x1 क्या एक्सपोनेंशियल 1, x2 भी एक्सपोनेंशियल 1 है. तो इसका जॉइंट CDF लिखेंगे. तो ऐसा चेक करो, यहाँ पे कर पाओगे चेक? देखो तो नहीं होगा ना, हाँ मतलब जैसे कि सेकंड वाला हम चेक करेंगे x1 ग्रेटर देन 0 है तो e टू द पावर माइनस x1 है, और x2 जब अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखने में वो किया ना, रुको रुको एक मिनट, मुझे इन्फिनिटी लिखना था ना, तो यहाँ पे इतना ही लिखना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना. सो यहाँ पे 2 टर्म ही काफ़ी है नहीं, क्योंकि कोई भी एक नेगेटिव होगा तो वो तो मैंने बोल दिया वैसा होगा ना. सो ये क्या था, e की पावर माइनस x1 प्लस x2, x1 मोर देन इक्वल टू 0 एंड x2 मोर देन इक्वल टू 0. अब सही है. सो x2 मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 4 केसेस है ना, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 केस तो इसी में आ गया ना. मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. सो इस तरह से ये 2 केस इसमें है, मतलब 3 केस आ गया, कोई भी एक नेगेटिव हो तो हो गया, तो यही होगा ना, इतना ही काफ़ी है. हाँ ठीक है. अब देखो तो अब होगा, वही कह रहा हूँ, इसको चेक करके बताओ क्या ऐसा होगा अब. सो अभी ठीक है. सर आपने जो मार्जिनल लिखा है उसमें f ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है. अच्छा नहीं, तो यहाँ लिखने में मैंने दोनों, अच्छा वो CDF ही नहीं है इसका मतलब, अच्छा मैंने वो लिख दिया. एक मिनट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के लिए 1 माइनस, सो हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस. अभी ये CDF नहीं है ना, तो इसके लिए चेक करो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे. सो यहाँ भी मुझे वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा. सो अभी भी नहीं होगा ये, है ना. तो इसके लिए e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2, तो अब आ जाएगा e की पावर माइनस x1, कितना आ जाएगा. हाँ चलो अब तो ये डायरेक्टली लिख दिया हमने 1 माइनस. अब चेक करो अब होगा, अभी चेक करके बताओ. अब तो डायरेक्टली लिख दिया हमने ना, सो इज फाइन नाउ. एक्सपोनेंशियल 1 का CDF कैसा होता है, ऐसा होगा. एक्सपोनेंशियल 1 का CDF ऐसा होगा, तो अभी ठीक है, क्योंकि पहले वो CDF ही नहीं था, जो मैंने लिखा था वो CDF नहीं था. अब सही है ना. देख लो एक बार चेक कर लो और बताओ ये सही है कि नहीं. तो मैंने यहाँ क्या किया है, 1 माइनस e की पावर माइनस x1 1 माइनस e की पावर माइनस x2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो ये हो गया. तो क्वेश्चन ये है कि ये चेक करो ये होगा ऐसा. सो जॉइंट CDF जो मैंने लिखे हैं और जो मार्जिन का प्रोडक्ट लिखा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा, मैं डिफाइन कर रहा हूँ जस्ट, तो इसको अभी रहने दो, अभी के लिए ठीक है. ये एक्सपोनेंशियल विथ लैम्डा 1, एक्सपोनेंशियल विथ लैम्डा 1, इसका ज्वाइंट लिखेंगे तो ये आएगा. तो हाउ टू कैलकुलेट आगे देखें, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ. तो यहाँ मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा है, रैंडम वेक्टर क्या है, देन यहाँ पे है CDF मार्जिनल CDF, ज्वाइंट CDF क्या है. यहाँ पे जस्ट CDF के थ्रू मैंने इंडिपेंडेंस डिफाइन किया कि रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब होगा. तो ये एक एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा था. सो यहाँ पे नेक्स्ट ये एक थ्योरम है CDF पे बेस्ड कि fx1 fx2 ज्वाइंट CDF है x1 x2 का, तो ऐसा होगा. एक बार चेक कर लो सब लोग, बताओ विच पार्ट यू वांट मी टू प्रूफ. तो एक कुछ पार्ट का मैं प्रूफ लिख देता हूँ, है ना, मतलब आसान है, ऐसे तो काफ़ी आसान है ये. जैसे पहला पार्ट ही देख लो, तो इसमें क्या है, जैसे पहला पार्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि CDF ऑफ x1 कॉमा x2 x1 एट प्लस इन्फिनिटी, है ना, x1 एंड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है. तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो बाई डेफिनेशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X1 लेस देन इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन या कॉमा कैपिटल X2 लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. तो इक्वलिटी तो लगाते नहीं इन्फिनिटी पे, क्योंकि नंबर इन्फिनिटी नहीं हो सकता. अब होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली तुम यहाँ क्या करते हो, हम लोग सैम्पल स्पेस के वो एलिमेंट काउंट करते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ऐसा हो रहा होता है.
सो बताओ सैंपल स्पेस में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट होगा जहां पे ऐसा हो रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस के कौन कौन सा एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? सारे एलिमेंट्स। हाँ, बिकॉज वट एवर एलिमेंट यू टेक फ्रॉम सैंपल स्पेस वो सेटिस्फाई करेगी इसको। तो इसका मतलब ये हो गया एक्चुअली कि तो यहाँ से है ना, ये इंटरसेक्शन है, मैं फिर से अगर वैसे लिखना चाहूँ तो दिस इज द सेट इंटरसेक्शन, दिस इज अनदर सेट। तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा x1 लेस देन इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन, और ये x2 लेस देन प्लस इन्फिनिटी है। तो सैंपल स्पेस का मैं कोई भी आउटकम लूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो लेस देन इन्फिनिटी ही आएगी। तो मतलब ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया, और ये एक इवेंट है, तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो ये इवेंट है और ये सैंपल स्पेस पूरा हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये तो सबसेट है ना, तो ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो यहाँ से आ गया x1 लेस देन इक्वल टू x1 विच इज CDF ऑफ x1 एट x1। अभी तक ठीक है, देख लीजिए। सो इन द सिमिलर वे, जहाँ इन्फिनिटी लिखा है, मान लो ये इन्फिनिटी है, तो इसको जब ओपन कर रहे होंगे तो पहला बन जाएगा ओमेगा और दूसरा x2 लेस देन इक्वल टू x2, तो ओमेगा फिर से वही, तो ऐसे आ जाएगा सिमिलर वे में। तीसरे में दोनों इन्फिनिटी हो गई, तो ये भी ओमेगा ये भी ओमेगा, तो ओमेगा इंटरसेक्शन ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। सो सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1, तो इसलिए 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, तो जब आप माइनस इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो यहाँ होगा x2 लेस देन माइनस इन्फिनिटी। अब सैंपल स्पेस में ऐसा कोई भी आउटकम नहीं होगा जिसके करस्पॉन्डिंग x2 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से भी कम आ जाएगी, उससे कम तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि x2 लेस देन माइनस इन्फिनिटी जो है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, और एम्प्टी सेट तो समथिंग इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी, एम्प्टी सेट इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, तो इसलिए 0 आ जाएगी। यहाँ भी यही है, x1 लेस देन माइनस इन्फिनिटी होगी तो फिर से एम्प्टी सेट 0, यहाँ दोनों एम्प्टी सेट, तो इसीलिए सिंपल लॉजिक है। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें यह है कि ज्वाइंट CDF से हम मार्जिनल कैसे निकाल सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर x2 वेरिएबल को प्लस इन्फिनिटी रख दो तो वो मार्जिनल x1 का आ जाएगा, और x1 वेरिएबल को प्लस इन्फिनिटी रख दो तो मार्जिनल x2 का आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ये एग्जांपल लिख रहा था, यहाँ आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो हेयर यू कैन वेरीफाई दैट फैक्ट, है ना। जैसे ये जो ज्वाइंट है आप चेक करो, सो ये जो ज्वाइंट मैंने लिख रखा है, अगर यहाँ पे आप इसमें x2 को प्लस इन्फिनिटी रख दो, सो fx1 fx2 x1 x2 की जगह प्लस इन्फिनिटी रख दो, तो जब भी x2 प्लस इन्फिनिटी किस में आएगी, इसमें तो आएगी नहीं, यहाँ वाले कंडीशन में आएगी प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें x2 को प्लस इन्फिनिटी रखोगे e की पावर माइनस ऑफ प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, e1 माइनस 0 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x, यहाँ तो 0 ही ऑलरेडी। तो ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि ऐसा होगा। ठीक है, सिमिलरली मतलब यहाँ वेरीफाई कर सकते हो उस एग्जाम्पल से। प्लस इन्फिनिटी लोगे x2 ले लोगे, तो x1 को प्लस इन्फिनिटी रख दो तो ये 1 आ जाएगी एट द एंड, 1 माइनस ई की पावर माइनस x1। तो यहाँ से बनेगा आपका fx2 एट x2, फिर वैसे ही fx1 x2 कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी, मान लो अब मैंने किसी एक को माइनस इन्फिनिटी रख दिया, तो अगर मैं x1 को माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ तो माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, अच्छा सॉरी माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ आ जाएगा ना। सो क्योंकि मैं देखना है क्या चूज करना है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम चूज कर रहे हैं वो इसमें है या इसमें है। वी हैव टू चेक कि किस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ले रहे थे तो यहाँ आ रही थी, है ना। अब माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी इस इंटरवल में आएगी। सो व्हेन वी टेक x1 एज माइनस इन्फिनिटी तो वो इस कैटेगरी में आएगी। सो यहाँ पे तो होगा क्या, तो ये वैल्यू ऐसे 0 हो जानी है ज्वाइंट, तो वो 0 ही आएगा, चेक कर लो, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी रख के देख लो, सो तुम चेक कर सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी इस कैटेगरी में है ना। पॉजिटिव वाला इधर है ना, नेगेटिव वाला तो इधर है। सो इसीलिए क्या होगा, ये आपका 0 आ जाएगा। f ऑफ x1 x2 आप मान लो x1 ले लिया, माइनस इन्फिनिटी भी 0 आ जाएगा। अगर दोनों को प्लस इन्फिनिटी कर दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, चेक कर लो। अगर तुमने दोनों को प्लस इन्फिनिटी रख दिया, x1 भी प्लस इन्फिनिटी x2 भी प्लस इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी है ना, ये 0 तो 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अगर दोनों को माइनस इन्फिनिटी रख दिया तब भी आपकी वैल्यू 0 ही आएगी, है ना, क्योंकि x1 लेस देन 0 हो या x2 लेस देन 0 हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, ओके है, देख लो एक बारी।
सो ये तो जस्ट मैं इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन अभी लिख रहा था, आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। सो अभी ये इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन था, ये एक एग्जांपल हमने बनाए हैं खुद से अभी। सो एक्सपोनेंशियल 1 के थ्रू, तो एक्सपोनेंशियल 1 का है, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट CDF। ये जस्ट थ्योरम नेक्स्ट वाला हम वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है। सो ये CDF की प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या होगा, जैसे हम लोग वहाँ पे थ्योरम पढ़ रहे थे कि लाइक एक थ्योरम था ना वन वेरिएबल वाले में कि अ फंक्शन, कोई भी एक रैंडम फंक्शन मुझे दे दिया fx, ठीक है, जो कि R से R है ना, f फ्रॉम R टू R इज CDF ऑफ x इफ एंड ओनली इफ। सो हम क्या चेक करते थे, कोई एक फंक्शन मुझे दे दिया, अब मुझे चेक करना है वो CDF है कि नहीं है, तो हम क्या चेक करते थे? 4 conditions. हाँ, वो 4 कंडीशंस। तो जैसे है ना, इसमें ये था कि f एट प्लस इन्फिनिटी 1 होनी चाहिए, f एट माइनस इन्फिनिटी 0 होनी चाहिए, है ना। मान लो पहला कंडीशन, लेट से इसको दूसरा कंडीशन बोल दो, सेकंड कंडीशन। फिर थर्ड में ये था कि राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, है ना, बुक में एक ही में लिखा रहता है ये। तीसरा में f इज राइट कॉन्टिन्यूअस, एक मिनट, सो f इज राइट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या था, राइट कॉन्टिन्यूअस ऑन R, एंड चौथा कंडीशन था f इज नॉन डिक्रीजिंग, सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। अब इस थ्योरम के करस्पॉन्डिंग ज्वाइंट में क्या थ्योरम है, हमें वो देखना है ना। सो व्हाट इज द थ्योरम इन ज्वाइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस थ्योरम। तो जैसे मैं अगर लिखूं इसी में कि मान लीजिए अ फंक्शन है, सो अ फंक्शन f जो कि डिफाइंड है R² टू R, ये मान लीजिए। सो एक फंक्शन f है, R² टू R है, दिस इज ज्वाइंट CDF ऑफ x1 x2 इफ एंड ओनली इफ। सो कब बोल पाएंगे कोई फंक्शन है जो ज्वाइंट CDF है x1 x2 के लिए, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी? तो यहाँ पे जो कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन इज क्या होगा कि लाइक अगर दोनों को प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आना चाहिए, 1। दोनों में से किसी एक को भी तुम माइनस इन्फिनिटी रख दो, 0। जैसे ये है फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू R, किसी एक को भी माइनस इन्फिनिटी रखा तो 0 आना चाहिए, एंड 1 2 3, है ना, मतलब दोनों इन्फिनिटी रहेगा तभी 1 आएगी, कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी होगा तो 0 आ जाएगा। आप देखा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एम्प्टी इंटरसेक्शन होने की वजह से वैसा होता है, और यहाँ तो सैम्पल स्पेस आ जाता है इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग, तो इसीलिए। अब नेक्स्ट जैसे है, सो यहाँ होगा अगली कंडीशन जो है 1 2 3, फोर्थ वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ ये हमारे पास कि ठीक है ना, सो फोर्थ क्या होगा, f, ये दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, x1 x2, ये जो है हमारे पास, दिस इज राइट कॉन्टिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। मतलब जो दो वेरिएबल है ना x1 x2, सो ये दोनों के रेस्पेक्ट में राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। मतलब एक को फिक्स कर दो, फॉर एग्जांपल x1 को फिक्स कर दिया तो x2 के रेस्पेक्ट में राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, x2 को फिक्स कर दो सो x1 के रेस्पेक्ट में राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। ऐसे ही पांचवा कंडीशन क्या है कि f ऑफ x1 x2 इज नॉन डिक्रीजिंग
विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, ठीक है, x1 x2, ईच वेरिएबल क्या है, x1 एंड x2, दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 5 कंडीशन है स्टिल नॉट सफिशिएंट। ऐसा एग्जांपल है जो ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, स्टिल इट इज नॉट जॉइंट सीडीएफ। जैसे सिंगल वेरिएबल में वही 4 कंडीशन था, तो कोई भी फंक्शन उस 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो सीडीएफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो कंडीशन हमने करस्पॉन्डिंग लिखे हैं, तो ये जो 5 कंडीशन ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो पांचों सेटिस्फाई कर रहे हैं, स्टिल इट इज नॉट सीडीएफ। तो इसमें एक और कंडीशन आता है, एक और कंडीशन ये आता है कि 6th वाला है ना, तो उसमें ये बोलता है कि वो एग्जांपल कौन से है? क्या क्या, वो एग्जांपल कौन से है? हाँ अभी लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पे होगा, एक्चुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे एफ एट, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के सेंस में। सो यहाँ कंडीशन है कि x1 बिटवीन a1 एंड a2 इंटरसेक्शन x2 बिटवीन b1 एंड b2। तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा ना तो ये बनेगी, सो दिस विल बी, तो ये लिखता नहीं है वो लोग, ये बनेगा CDF ऑफ, अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वैसा है जैसे, ओके तो अभी मैं जस्ट लिख देता हूँ, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये होगा a1 b1 प्लस a2 b2 माइनस f ऑफ a1 b2 माइनस f ऑफ a2 b1। तो ये तो लिखता नहीं है कंडीशन में, कंडीशन में ये लिखता है कि हमारे पास ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो है ना, अगर बुक में देखोगे तो ये बस इतना लिखा रहेगा। सो दिस क्वांटिटी, जाने दो इसको, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अरे यार तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एफ ऑफ a1 b2 माइनस एफ ऑफ a2 b1, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, तो मैंने कैसा लिया था कि लाइक a1 लेस देन इक्वल टू a2 एंड b1 लेस देन इक्वल टू b2, और यहाँ पे ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो a1 a2 b1 b2 दे आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। देखो तो ये मैं जैसे 1 वेरिएबल में ये कंडीशन थी, तो यहाँ पे ये 6 कंडीशंस आ गए। क्या क्या कंडीशन है, विजिबल है। तो 1 वेरिएबल तो बताइए तुम लोगों को कि सिंगल रैंडम वेरिएबल में एक फंक्शन है R2R, दिस इज द सीडीएफ इफ एंड ओनली प्लस इन्फिनिटी 1 आनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी 0 आनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूस नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 वेरिएबल में ये हमारा बना है ना। सो 2 वेरिएबल में ये वाला थ्योरम है। तो इसमें क्या कंडीशन है कि बोथ प्लस इन्फिनिटी 1 आनी चाहिए, कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी है 0 होनी चाहिए, और ये राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए x1 के रेस्पेक्ट में भी जब x2 फिक्स्ड है, x2 के रेस्पेक्ट में जब x1 फिक्स है, एंड ये नॉन डिक्रीजिंग होने चाहिए x1 के रेस्पेक्ट में जब x2 फिक्स है ना, और x2 के रेस्पेक्ट में जब x1 फिक्स्ड है। क्योंकि तुमने ये वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है ना, हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूट जो हम पढ़ रहे थे मल्टीवेरिएट कैलकुलस, सो 2 वेरिएबल कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने देखा नहीं होगा उस पॉइंट पे ना, क्योंकि वहाँ पे ईच वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफाइंड है इंडिविजुअली, एक को फिक्स करना पड़ेगा, दूसरे के रेस्पेक्ट में देख सकते हो। एंड ये कंडीशन है कि CDF एट a1 b1 प्लस a2 b2 पे CDF माइनस में a1 b2 एंड a2 b1, दिस क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ऑल a1 लेस देन इक्वल टू a2 b1 लेस देन इक्वल टू b2, a1 a2 b1 b2 दे आर रियल नंबर्स, है ना, a1 a2 b1 b2 आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली है क्या, तो ये वही है जो हम लोग 1 वेरिएबल कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं कि लाइक लेट f बी CDF ऑफ x, देन सो हम लोग ये लिख रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन a
लेस देन इक्वल टू बी, ये किसके इक्वल आ रहा था? एफ ऑफ बी माइनस B वन। minus F सो सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए, है ना, फॉर ऑल ए लेस देन बी। तो वहाँ जो क्वांटिटी ले रहे हैं ए लेस देन बी है क्योंकि इंटरवल है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो थ्योरम बनता है जनरलाइजेशन कि लाइक लेट एफ ऑफ मान लो x1 x2, यहाँ जैसे x1 x लिखते थे हम, सो एफ ऑफ x1 x2 बी जॉइंट सी डी एफ ऑफ x1 x2, देन आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 इज मोर देन इक्वल टू a1। सो इक्वल वहां लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं ये फिक्स नहीं कर रहा हूँ डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स, इन जनरल लिख रहे हैं हम, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे x1 लेस देन इक्वल टू b कॉमा x2 मोर देन a, तो मैंने अभी उस तरह से लिखा था ना, a1 a2 किया था और x2 को b1 b2 किया था। सो यहाँ पे इक्वलिटी लगाओ। सो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे CDF दिया हुआ है तो वहाँ था कि CDF गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इंटरवल पे, ये तरीका था। ऐसे 3-4 और फॉर्मूले थे। तो इसके करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग जॉइंट में ये फॉर्मूला है। तो क्या बनाता है ये? सो ये बनाएगा CDF ऑफ x1 x2 एट द फर्स्ट पॉइंट लो a1 b1, देन सेकेंड पॉइंट लो, तो यहाँ से आ जाएगा a2 b2 माइनस इसका फर्स्ट उसका सेकेंड, मतलब है ना लोअर अपर, ये लोअर बाउंड है अपर बाउंड है लोअर ना। सो लोअर बाउंड यहाँ पे लिया, दोनों का अपर बाउंड लिया। अब एक का लोअर बाउंड दूसरे का अपर बाउंड, फिर एक का अपर बाउंड दूसरे का लोअर बाउंड। सो वहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ x1 x2, जैसे यहाँ a1 लिया तो उसके साथ अपर बाउंड होगा। सो a1 कॉमा b2 माइनस एफ ऑफ x1 x2, और जब आप इसका अपर बाउंड लेंगे x1 का तो उसका लोअर बाउंड हो जाएगा। सो a2 कॉमा b1, ठीक है। देखो तो ये फॉर्मूला बनता है। तो उसमें जो लास्ट कंडीशन मैंने लिखा है ना, यही लिखा है एक्चुअली। सो हमने ये लिखा है कि दिस क्वांटिटी शुड बी नॉन नेगेटिव, मोर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, इनफैक्ट 0 से 1 के बीच होने चाहिए, है ना। सो दिस क्वांटिटी शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। तो ये यहाँ पे कंडीशन ऐड हुआ है। तो मैं उस एग्जाम्पल की जो बात कर लिखता हूँ, है ना। तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हमने, दिस क्वांटिटी, ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी 0 को 1 के बीच ही होगी, तो मोर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये डिफरेंस, ठीक है। देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो ओके ना, जब भी ज्वाइंट CDF दिया होगा और आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ इंटरवल पे, तो इस तरीके से आ जाएगी। मतलब एक इस तरह इंटरवल दे देगा दोनों का, और यहाँ पे पता नहीं आपको इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अगर मान लो इंडिपेंडेंट होगा तो बहुत आसान हो गया। तो ये E1 इंटरसेक्शन E2, दिस इज इवेंट E1, दिस इज इवेंट E2, और यहाँ जो x1 x2 रैंडम वेरिएबल है सेम ओमेगा पे डिफाइंड है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग ओमेगा सेम है, सिग्मा फील्ड सेम है, मतलब प्रोबेबिलिटी स्पेस कॉमन है। जब हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं तो जितने भी रैंडम वेरिएबल एक साथ लिख रहे हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी स्पेस कॉमन है। तो ओमेगा कॉमन है, सिग्मा फील्ड कॉमन है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कॉमन है। सो ठीक है, इस तरह निकल जाएगा। तो ये अगर इंडिपेंडेंट होगा, मैं बोला अगर इंडिपेंडेंट होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये दो इवेंट ही है एक्चुअली। सर जी वहाँ पे जैसे कि A1 में इक्वल टू लगा देते हैं तो A माइनस हो जाता है ना। हाँ, फिर उसको हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे तुम देखते हो यहाँ पे वैसा होगा। हाँ, यहाँ भी वैसा कर सकते हैं। यहाँ भी होगा वैसा, तो उसके हिसाब से इंक्लूड एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे तुम देखते हो गुप्ता कपूर वाले बुक में, देखो वो लोग क्या करते हैं, इक्वल लगा हुआ है तो उसको अलग कर देते हैं पॉइंट को, या बाद में प्लस माइनस कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं लिख के इक्वल टू। हमने वही मैंने प्लस माइनस के थ्रू लिखाया था, ये है। तो यहाँ भी वैसा हो सकता है। अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वलिटी पे मास होता नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो उसमें इक्वलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रीट या मिक्स्ड है तो फर्क पड़ेगा, है ना। सो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। सो उस पॉइंट को हम एक्सक्लूड इंक्लूड कर देंगे, वैसा होगा तो ये है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल अगर लिखना चाहो सो जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो क्वेश्चन 1 है, जैसे ये है सिंपली
देखो, तो अभी के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लो ये है एफ एक्स, ठीक। सो यहाँ जैसे है 0 और 1, सो एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स मोर देन इक्वल टू, या मान लो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स मोर देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू नहीं लगाओ, है ना, एक्स लेस देन 1। तो क्वेश्चन ये क्या, ये CDF है पहला वाला, एफ एक्स इज CDF और नॉट? मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल है, मैं फंक्शन लिखा हूँ, सो जस्ट आपको बताना है कि CDF है या नहीं है, है सर। है ना। तो ये किस रैंडम डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल का CDF है एक्चुअली। तो तुम यहाँ चेक करोगे तो सिंपली कहने का मतलब तुम चेक करो, CDF एट प्लस इन्फिनिटी 1 है, CDF एट माइनस इन्फिनिटी 0 है, एफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस है ना, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग है, चेक करके देखो, ठीक है। सो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए CDF है। सो दिस इज अ CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कोई x होगा, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं ज्वाइंट के लिए लिख रहा हूं, तो सेकेंड इज एफ ऑफ x1 कॉमा x2। नाउ इट इज कि ये बोल रहा है 0 है अगर x1 लेस देन 0 है, या x1 प्लस x2 लेस देन 1 है, या x2 लेस देन, और x2 इज लेस देन 0, है ना। सो इफ x1 is less than 0 or x2 is less than 0 or x1 plus x2 is less than 1, in all the three conditions value इस फंक्शन की 0 है, and this is one otherwise, है ना। सो दिस इज वन अदरवाइज, अदर मतलब इसके अलावा जो कंडीशन है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता था, यहाँ भी ऑब्वियस था, ये लिखने का मतलब अगर मैं सीधा लिखता यहाँ अदरवाइज, तो मतलब वही है कि इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये अदरवाइज। अब आपको बताना है क्या ये CDF है। सो क्या करना होगा, इसको चेक करना, क्वेश्चन है इज इट अ CDF, ज्वाइंट CDF ऑफ x1 x2। सो आपके लिए, इसके लिए ये सारी कंडीशन चेक करनी होंगी। सो ये 6 कंडीशंस हैं दैट यू हैव टू चेक, कि क्या ये 6 के 6 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। नोट कर लो पॉइंट को और एक बार 1 बाय 1 चेक करो, देखो कौन सा फेल करेगी बताओ, है ना। ये आपका फंक्शन है, यू हैव टू चेक। मैंने कहा ये CDF है क्योंकि ये 4 कंडीशन जो था यूनिवेरिएट में वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल, बाई वेरिएट मतलब डबल, है ना, ट्राई वेरिएट एंड सो ऑन। तो अभी हम बाई वेरिएट का लिख रहे हैं, ये बाई वेरिएट CDF है। सो CDF है कि नहीं वो चेक करना है, एक्चुअली बाई वेरिएट फंक्शन है, एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ CDF और नॉट। ट्राई करके देखो क्या क्या कंडीशन, मुझे बताओ CDF होगी तो ये 6 के 6 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर नहीं है तो इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो रहा होगा। तो कौन सा वाला फेल होगा, मतलब एटलीस्ट 1 फेल हो रहा होगा। सो विच वन विल फेल। नहीं, एग्जाम में नहीं आते, फ्रिक्वेंटली नहीं आते, कभी भी नहीं आए हैं, ठीक है ना। सो 1 वेरिएबल में आते हैं, 2 वेरिएबल में नहीं आए हैं। 1 वेरिएबल में तो आते हैं फ्रिक्वेंटली कि CDF है तो बताओ क्या कंडीशन होगा। तो 1 वेरिएबल में CDF चेक करने के लिए जैम में खूब क्वेश्चन आए हैं, आते हैं। 2 वेरिएबल में अभी तक आया नहीं है, तो मैं अभी जस्ट जस्टिफाई करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सर तो बस डेफिनेशन ऑफ थ्योरम याद कर चलेगा ना। हाँ बस डेफिनेशन ऑफ थ्योरम्स अगर मालूम हो, याद किया तो चल जाएगा ना। हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल। कुछ तो नहीं। हाँ अगर आएगा भी तो कर पाओगे ना, वो तो है, तुम्हें अगर मान लो पूछ दिया तो। ठीक है, बताओ इसको चेक करके बताओ, अभी के लिए चेक करो, क्या पता इस बार पूछ ले। मतलब वैसे कोई जरूरी, तुम्हें अपने तरफ से जितना रेडी हो सकते हो उतना तैयार रहो, एग्जाम में क्या पूछेगा तो एग्जाम पे डिपेंड करेगा, उस पर्सन पे वो क्या बनाता है। तो ये 6 कंडीशंस हैं, चेक करो 1 बाय 1, देखो क्या आता है।
सर 6 नंबर कैसे चेक करेंगे? बाकी तो 5 क्लियर हो गया है लेकिन 6 नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे दोनों को इन्फिनिटी ले लेंगे तो 1 आ जाएगी, तो एक्स वाई दोनों इन्फिनिटी है, तो सम करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगी, तो इधर चला आएगा 1 हो गया। फिर कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी है 0 हो जाएगी, तो ये माइनस इन्फिनिटी कोई भी एक है तो 0 हो जाएगी, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है। फिर उधर कह रहा है राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए एक के रेस्पेक्ट में, तो एक वेरिएबल को फिक्स कर दो दूसरे के रेस्पेक्ट में, देखो क्या होगा। तो राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये मोर देन इक्वल टू 0 एंड हो जाएगा ना कॉम्प्लीमेंट में। अदरवाइज देखेंगे तो क्या होगा, अदरवाइज यही तो आएगा, अदरवाइज होगा x1 मोर देन इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 1 एंड x2 मोर देन इक्वल टू 0, यही तो है इसका कॉम्प्लीमेंट अदरवाइज। सो ना इट्स लाइक E1 यूनियन E2 या A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ये आ गया। अब आपको क्या करना है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल तुम देख सकते हो, एक वेरिएबल को फिक्स कर दो दूसरे के रेस्पेक्ट में सोचो, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है। तो और नॉन डिक्रीजिंग के लिए जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो फंक्शन की वैल्यू या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज होगी, है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगी या फिर इंक्रीज होगी। आवाज़ नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है भाई? क्लियर होने जाता है। तुम्हारा अमन आवाज़ नहीं आ रहा, तुम जोर से बोलो तो समझ आएगा। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो 6 वाले कंडीशन में क्या है, आपको क्या करना है, इसका मैं ग्राफ बनाऊं। अगर तुम ये देखो कि ये जो सपोर्ट है, अभी आगे लिखेंगे ना, तो ये जो कंडीशंस हैं इसका ग्राफ बना के देखो कि कब 1 होगी और कब 0 होगी। अगर तुम ये ग्राफ बनाओगे तो क्या होगी, सो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसका जो कंडीशंस का ग्राफ बनाऊं तो कंडीशन में क्या बोला हुआ है, सो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये 1 है, दिस एक्सिस इज x1, दिस एक्सिस इज x2 एंड दिस लाइन इज x1 प्लस x2 इज 1, लेकिन यहीं तक है, ठीक है। सो ये जो रीजन है ना, ये वो वाला रीजन है। ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे है x1 मोर देन इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 1 एंड x2 मोर देन इक्वल टू 0। सो ये वाला रीजन इस तरफ है, अदरवाइज वाला इस तरफ है, तो जो मतलब अदरवाइज वाला उस तरफ है, और ये वाला रीजन कौन सा है, या तो x1 नेगेटिव है या x2 नेगेटिव है ना। सो ये कौन सा रीजन है, x1 इज नेगेटिव और x2 इज नेगेटिव और है ना नेगेटिव, और x1 प्लस x2 इज लेस देन 1, है ना। तो ये वाला रीजन ये है जो लिखा हूँ मैं। सो इस तरफ वाला ये रीजन है, और वो वाइट वाला जो लिख रहा हूँ वो रीजन है। सो अब है ना, तो पॉइंट अगर इस वाले रीजन में से उठाओगे, x1 x2 इधर से उठाओगे तो CDF की वैल्यू 1 आएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। पॉइंट अगर इस वाले रीजन से उठाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम x1 x2 पॉइंट जो है इस वाले रीजन से लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और इस वाले रीजन से लोगे फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहाँ था कि x की वैल्यू तुम इस वाले रीजन से लोगे इधर से तो 0 आएगी, इस वाले रीजन से लोगे तो 1 आएगी, यही है। तो वैसे ही यहाँ भी है। अब अगर तुमसे पूछा जाए, जैसे अभी मैं फॉर्मूला बता रहा था 6 वाला कंडीशन, तो यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछ लूँ प्रोबेबिलिटी, चलो मान लो ये वाला लेते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, एक अपनी मर्जी से रेक्टेंगल बना लिया, है ना। तो कोऑर्डिनेट कुछ पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लो। सो एक काम करो, इसका कोऑर्डिनेट लो। सो दिस इज लेट से 2,1/3, तो ये हो जाएगा x2 है y1/3, इसको चलो 1/3 ले लो, 1/3 1/3, तो इधर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2, इधर कोई 1 से ज़्यादा लो, चलो 2 2 ले लो, और ये हो जाएगा 1/3, 2। समझ आया, मैं इसको लिख के बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग, x1 इज मोर देन 1/3 से x1 इज मोर देन 1/3 लेस देन 2 ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन x2 इज मोर देन
उसको भी मैंने 1/3 से लेस देन 2 ले रहा हूँ। सो यार ये प्रोबेबिलिटी निकालो क्या आएगी, यहाँ इक्वलिटी लगा लो। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो यही चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है इनडायरेक्टली मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द सेम एज, so this is the probability x1 between a1 and a2 intersection x2 between b1 and b2, ये probability है एक्चुअली, ठीक है ना। तो निकालो इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसकी जब निकालना हो ये यूज़ करो। तो क्या तरीका याद रखने का, लोअर लोअर अपर अपर दोनों सम में हैं, ठीक। डिफरेंस कब लोगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड माइनस में लिखेंगे, अपर बाउंड लोअर बाउंड माइनस में लिखेंगे। सो ये है, करके देखो क्या आएगा। सो अप्लाई दिस, तो इसको मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा फंक्शन, यहाँ से लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड अपर बाउंड माइनस अपर बाउंड लोअर बाउंड। बताओ इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो अब तुम कंडीशन देखो कि कब वैल्यू 0 लेनी है, कब 1 लेनी है। तो पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 0 लोगे, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 1 लोगे। वो मैंने ऐसे बना ग्राफ पे ही बना के दिखा दिया है। तो ये अदरवाइज में 1 था, तो होगा क्या, पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 0 या 1, फर्स्ट टर्म 0 तो वहाँ x1 प्लस x2 यहाँ पे लेस देन 1 है, तो 0 + 1 -1 -1, तो कितना आ गया, -1। ऐसा हो सकता है, चेक करो, नो सर। है ना। तो इसका मतलब है कि ये ज्वाइंट CDF नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन था fx1 fx2 इज नॉट ज्वाइंट CDF। अब तुम सोचोगे ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, तो ये वही ट्रिक है। ट्रिक इन द सेंस क्या है, हिट एंड ट्रायल है, कि एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है फॉल्स कहने के लिए, है ना। अगर CDF होता कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं, तो हिट एंड ट्रायल है ये। तो वहाँ समझ आया कि हुआ क्या है, 3 पॉइंट एक रीजन में चला गया। तो मैंने ऐसे पॉइंट 4 पॉइंट लिए ना, मैंने x1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, x2 यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने 4 पॉइंट लिए, 3 पॉइंट एक रीजन में चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आई। तो 1 वाला जिधर वैल्यू 1 है उधर 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, और 1 पॉइंट इधर है, तो 1 पॉइंट पे 0 आया, क्योंकि 1 पॉइंट ही इस रीजन में है। ये जो दूसरा कलर लिया था मैंने येलो वाला, और वाइट वाले रीजन में 3 पॉइंट है, तो इसका मतलब 3 बार 1 आएगा और 1 बार 0 आएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे -1 आ गया। तो इसका मतलब है, बट ये पॉजिटिव होना चाहिए था, दिस इज नॉट ज्वाइंट CDF ऑफ x1, x2। सो कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाई फर्स्ट 5 कंडीशंस बट फेल्स द 6th वन, ठीक है। सो इस तरीके से, इसीलिए ज्वाइंट CDF नहीं है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो ठीक है भाई, तो दिस इज नॉट द ज्वाइंट CDF, तो ये CDF है एंड दिस इज नॉट ज्वाइंट CDF। सो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल है ही नहीं जिसका ये ज्वाइंट CDF हो जाए। सो दिस कैन नॉट बी द ज्वाइंट CDF, सो दिस कैन नॉट बी ज्वाइंट CDF x1 x2, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, बस चेक करने के लिए। मैं थोड़े से आगे बढ़ता हूँ अभी। सो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या डिफाइन किया, अभी हमने डिफाइन किया रैंडम वेक्टर CDF है ना, मार्जिनल और ज्वाइंट। तो ज्वाइंट से मार्जिनल मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल का CDF, ज्वाइंट मतलब एक साथ दोनों का CDF लिख रहे हैं। फिर हमने कुछ CDF के थ्योरम्स लिखे। अभी जैसे मैं आऊंगा डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ये है, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, फिर मिक्स्ड होगा, है ना, तो वैसे ही होगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया था हमने, रैंडम वेरिएबल विच रेंज सेट इज काउंटेबल सेट। हाँ, जिसका रेंज सेट काउंटेबल होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा डिस्क्रीट में, कि जिसका रेंज सेट काउंटेबल हो जाए x1 x2 एक साथ, है ना, तो तब जाके बोलेंगे कि ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ जो x1 x2 आएगी रेंज का, दैट विल बी अ काउंटेबल सेट, तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा। सो डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास कि लेट x1 x2 मैं x लिख सकता हूँ,
this be a two-dimensional random vector. So this be a random vector, two-dimensional random vector है. This is a random vector. So इसको discrete कब बोलेंगे? So ये जो x है, x1, x2, this is discrete random vector if and only if, या random variables भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. if and only if जो रेंज होगा, range of x1, x2 is countable set. या मैथमेटिकली इसी लाइन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसा होगा, that is there exists a countable set S, मान लो S जो कि सबसेट होगा R स्क्वायर का. किसका सर? R स्क्वायर, क्योंकि हम ज्वाइंटली बात कर रहे हैं ना. such that probability x1, x2 belongs to S, this is equal to 1. तो कुछ बुक में ऐसा भी डेफिनेशन लिखा होगा कि एक काउंटेबल सेट मुझे S मिलेगा इस तरीके से कि x1, x2 बिलोंग्स टू S, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी. तो इसका मतलब रेंज इसका काउंटेबल सेट है, तभी 1 आ रही है वैल्यू. ठीक है, सो ये हो जाएगा. सो ये डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर वैसे ही जस्ट जनरलाइज हो रहा है ना. सो यहाँ x1, x2 दोनों डिस्क्रीट होगा तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर हो जाएगा. ठीक है. कॉन्टिन्यूअस क्या था? व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर? सो रेंज सेट इज अनकाउंटेबल सेट. ठीक है. सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर डिफाइन करेंगे. तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर में क्या होगा? हमने क्या डेफिनेशन लिखा था वहां पे? सपोर्ट इज अनकाउंटेबल सेट. रेंज अनकाउंटेबल होगा, बट एक में 7 कंडीशन होगी, अनकाउंटेबल तो मिक्स का भी हो सकता है. हर पॉइंट पे 0. तो यहाँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको कि रैंडम वेक्टर x1, x2, so x1, x2 is continuous if and only if, या रेंज तो अनकाउंटेबल होगा, रेंज ऑफ x1, x2 is uncountable and probability capital X at x1 and capital X2 at x2 is 0 for all x1, x2 belongs to R square. So किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी. सो वहाँ पे पॉइंट x बराबर x था, कोई फिक्स रियल नंबर था. अब यहाँ पे पॉइंट कोई 2 डायमेंशनल में है ना, ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है. कोई भी फिक्स पॉइंट x1, x2 लोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा. वैसे ही मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अगर मैं मिक्स्ड लिखता, मिक्स्ड रैंडम वेक्टर क्या होगा? तो इसमें सिमिलर डेफिनेशन ही होगा, बस ये होगा कि 0 नहीं होगा. हाँ, एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा. सो रैंडम वेक्टर x1, x2 is mixed random vector if and only if range of x1, x2 is uncountable but and there exists a point. but क्या हो गया भाई? तो यहाँ पे आ जाएगा there exists a point x1, यहाँ मैंने क्या x2 लिखा ना, x1, x2 in R square such that, या x1, x2 एक ऐसा पॉइंट मिलेगा R स्क्वायर में such that probability of x1 at x1 and x2 at x2 this will be non-zero. एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां ये नॉन जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो ये चीज है. तो ये वैसे ही लिख रहा हूं जैसे वन वेरिएबल में लिखाया था, जस्ट मैं उसी को जनरलाइज कर रहा हूं. जो भी वन वेरिएबल की थ्योरीज हमने डिस्कस किए थे
उसी थ्योरीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ पैरेलली, सो दैट आपको समझ आए कि 1 वेरिएबल में क्या हो रहा था और 2 वेरिएबल में क्या हो रहा है। वैसे ही जैसे 2 वेरिएबल का रूल है वैसे ही 3 वेरिएबल का चलेगा, 4 वेरिएबल का चलेगा, n डायमेंशनल का वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब क्या होता है, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर है तो इसके पास ज्वाइंट पीएमएफ होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर है तो ज्वाइंट पीडीएफ होगा। अब मिक्स के लिए जानिए वहाँ भी नहीं लिख रहे थे क्योंकि मिक्स के पास ना तो पीडीएफ है ना ही पीएमएफ है, क्योंकि पार्शियली दोनों होता है तो उसको लिखते नहीं, सिर्फ सीडीएफ के थ्रू लिखते हैं उसको हम मिक्स्ड वाले को। एंड यहाँ भी ऐसे ही होगा कि ओनली सीडीएफ के थ्रू लिखा जाएगा कि जो रैंडम वेक्टर डिस्क्रीट भी नहीं है। या तो मैं ऐसा लिखता जैसे मिक्स का डेफिनेशन लिखा हूँ तो मैं एक डेफिनेशन ये भी लिख सकता था कि x1 x2 इज मिक्स्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे लिख सकते हैं। तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिस्क्रीट भी नहीं है कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है तो तीसरा कैटेगरी है मिक्स्ड का, इस तरीके से। सो तो अब एक वर्ड आएगा ज्वाइंट पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x1, x2, मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ। सो हमें डिफाइन करना है ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1, x2, ठीक है, ये डिफाइन करना है। सो कैसे डिफाइन करेंगे ज्वाइंट पीएमएफ, जैसे पहले पीएमएफ था अब उसी का जनरलाइजेशन हो रहा है, ज्वाइंट पीएमएफ की बात कर रहे हैं हम लोग। सो क्या डेफिनेशन होगा ज्वाइंट पीएमएफ का, तो यहाँ होगा पहले तो लेट x1, x2 बी डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, so this be a discrete random vector, ये discrete random vector है। so a function मान लो p of x1, x2 जिसका एक्चुअल मीनिंग ये रहेगा x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2। सो मीनिंग ये है दिस फंक्शन इज कॉल्ड ज्वाइंट पीएमएफ, this is called joint PMF if and only if। बताइए तो डिस्क्रीट में क्या क्या कंडीशन था, वही यहाँ पे भी होगा, तो PMF के लिए क्या कंडीशन था, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, सम 1 होनी चाहिए, है ना। तो वैसे यहाँ भी होगा कि नॉन नेगेटिव होगा। सो पहली कंडीशन ये है कि ये जो P x1, x2 है ये नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। एंड दूसरी कंडीशन है चूंकि ये डिस्क्रीट है तो यहाँ पे समेशन आएगा। सो एंड डबल समेशन P x1, x2, x1 फ्रॉम -∞ टू +∞, x2 फ्रॉम -∞ टू +∞, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। दैट्स ऑल, सिंपल डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट क्या होगा, ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ वैसे डिफाइन होगा डबल इंटीग्रेशन ओवर R स्क्वायर। तो ठीक है ना, वैसे ही ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन होगा सिमिलर वे में। ज्वाइंट पीडीएफ देखो सिंगल रैंडम वेरिएबल जिन्होंने ढंग से पढ़ा है तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट उसी डेफिनेशन को मैं 2 वेरिएबल के लिख रहा हूँ। तो जैसे 1 वेरिएबल में डेफिनेशन था वैसे ही 2 वेरिएबल डेफिनेशन है। सो ज्वाइंट पीडीएफ 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल का भी सिमिलर ही होगा। तो
ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2। सो अब ये है ना ज्वाइंट सीडीएफ मैंने पहले डिफाइन किया, फिर ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीडीएफ, ये देख लो। तो इसमें क्या होगा कि लेट x1 x2 बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर। सो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर है। So this is continuous random vector, x1 x2 भी continuous random vector। तो यहाँ होगा a function, so ऐसा लिखेंगे इसको fx1 है ना, ऐसा लिख सकता हूँ या तो fx1 fx2। so यहाँ जनरली मैं ऐसा लिख देता हूँ, fx2 सीधा लिख सकते हो। so this is joint pdf। तो pdf का पूरा नाम है probability density function, ठीक है। this is joint pdf of x1 x2। this is joint pdf of x1 x2 if and only if सिमिलर कंडीशन है। तो पहला कंडीशन होगा f of x1 x2 is more than equal to 0 for all x1 x2 belongs to r square। एंड दूसरी कंडीशन है डबल इंटीग्रेशन। सो नाउ डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, f ऑफ x1 x2। अभी डबल इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट किया इंटीग्रल कैलकुलस में। तो देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करना होगा dx1 dx2 या dx2 dx1 जो भी है। सो डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और डबल इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है आपका ज्वाइंट पीडीएफ का, ठीक है। सो अभी जितना मैंने कराया इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, है ना, जो एग्जाम में आए हैं जनरली, या देख लो एक बार, ज्वाइंट सीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ, उस तरह से लिखा है हमने। सो आगे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। सो जैसे अभी के लिए क्वेश्चन लिखो। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट f of x1 x2 at x1 x2, this is k टाइम या k अपॉन x1, ये k है जस्ट k टाइम। सो k अपॉन x1 है कब, when 0 is less than x2 less than x1 less than 1 and 0 otherwise, ठीक है। ये कह रहा है आपसे दिस इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2। देन मुझे बताओ k की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर ये ज्वाइंट पीडीएफ के सिंपल डेफिनेशन पे, बेसिक क्वेश्चन है इसके डेफिनेशन पे, तो ये डेफिनेशन था, इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको समझ आया इसीलिए। तो ये ज्वाइंट पीडीएफ तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ओके। सो 1, बाकी लोग देखिए, तो जिनको डबल इंटीग्रेशन करना आता है बहुत आसान है। yes sir 1
ओके जैसे है कि लेट पी एक्स वन कॉमा एक्स टू, इसका मतलब आप जानते हैं कि एक्स वन एट एक्स वन एंड एक्स टू एट एक्स टू, दिस इज इक्वल टू अभी के लिए मान लो ऐसा है कि k अपॉन 2 की पावर x1 प्लस x2, ठीक है, ये कब है, तो इसको यहां लिखता हूं, ये जो क्वांटिटी है इक्वल है दिस व्हेन x1 इज 1 2 3 डॉट 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 एंड x2 इज, x2 जो है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से है। सो आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है, एंड जीरो अदरवाइज, या मान लो अभी के लिए मैं के स्क्वायर कर दूं समझने के लिए। सो आपको बताना है अदरवाइज, देन बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सो ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे दिस क्वांटिटी इज, सो ये जो पी एक्स वन एक्स टू है दिस इज जॉइंट पीएमएफ ऑफ x1 एंड x2, k इक्वल टू 1/2 देन k क्या होगा, है ना, जस्ट ये डेफिनेशन है ज्वाइंट पीएमएफ पे ज्वाइंट पीडीएफ पे। तो आपको बताना है कि सर, आंसर क्या आएगा। सो पहले क्वेश्चन में आपने बताया k1, दूसरे क्वेश्चन में क्या है आंसर जी आप लोगों का, 2, 1/2 1/2। बाकी लोग वेरीफाई करो क्या 1/2 सही है। सब लोग एग्री करते हैं। सर 1, हम्म सर सेकंड का 1, सर सेकंड का प्लस माइनस 1। लेकिन ये तो नॉन नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस कैसे हो सकता है। सेकंड का 1 सर। सर क्वेश्चन में तो के स्क्वायर है तो -1 हो सकता है ना। अच्छा एक मिनट, ओ एक मिनट, उसमें क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अच्छा के की वैल्यू, ओके ओके, हाँ के यहाँ पे नॉन नेगेटिव पीएमएफ होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे के स्क्वायर, अच्छा के वैसे तो हाँ सही कह रहे हैं आप, तो यहाँ से सही कह रहे हैं ना, के स्क्वायर मैंने लिख दिया है। सो के स्क्वायर शुड बी नॉन नेगेटिव, वो तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा चाहे के कुछ भी ले ले, सही है ना। देख लो एक बारी, सर 1 आएगा, मैंने सपोर्ट 0 से देख रहा था। मतलब ये जस्ट मैं खुद से ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जैसे है, लेकिन ठीक है, आई थिंक ठीक है। तो के प्लस माइनस 1 इज फाइन, इज इट फाइन, पर देख लो क्योंकि यहाँ के नहीं है, अगर के होता तो नहीं हो सकता था, के स्क्वायर इज फाइन। अभी ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं है, जस्ट इसमें डबल इंटीग्रेशन करके 1 के इक्वल करना है, यहाँ पे डबल समेशन करके 1 के इक्वल करना है, आपको यही करना है, डबल समेशन 1 के इक्वल आने, फिर जो भी आंसर आएगा वो देखना पड़ेगा।
अभी ठीक है ना? सो आगे इसी में क्या होगा, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी तो कर लोगे, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं, देख लो फिर मैं कर देता हूँ। तो जैसे पहला था कि दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, तो पहले तो k अपॉन x1 की वैल्यू जो है, सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास p लिखा था ना f ऑफ x1 x2 शुड बी नॉन नेगेटिव, तो k शुड बी नॉन नेगेटिव राइट, क्योंकि वैल्यू तो पॉसिबल रखा है। और दूसरा जो इसका डबल इंटीग्रेशन है fx, तो यहाँ k अपॉन x1 कर लो, dx1 dx2, या आप dx2 dx1 कर लो, बेटर रहेगा, है ना? ये आपको डिसाइड करना है कि ऑर्डर क्या लेना बेटर रहेगा, किससे इंटीग्रेशन आसान होगा, ठीक है ना? सो ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ से dx2 पहले कर लो, dx2 dx1, आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो या यहाँ से भी इजीली दिख जाएगा। जैसे मैं x2 का लिमिट लूंगा तो यहाँ से दिख रहा है 0 से x1 है, तो ग्राफ बनाओगे तब भी तुम्हें दिख जाएगा। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये जो सपोर्ट है ना इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, सो दैट लिमिट लेने में आसानी हो। तो यहाँ तो दिख रहा है x2 का लिमिट 0 से x1, तो x2 का लिमिट 0 से x1, और x2 का अब लिमिट ले लिया तो x2 गायब हो जाएगा क्योंकि हम प्रोजेक्शन ले लेंगे x1 एक्सिस पे। सो x1 एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन लेंगे हम लोग तो x2 को इग्नोर करो तो x1 0 से 1 आ जाएगा। सो x1 इज 0 to 1। अब इसको जस्ट आप इंटीग्रेट कर लो। सो 0 to 1 k अपॉन x1 बाहर रखो, 1 dx2, x2 इसकी लिमिट है 0 से x1, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर आप dx1 करना। सो इसको जस्ट इंटीग्रेट कर लो। सो 0 to 1, ये 1 है ना, सो 0 to 1 एंड देन k अपॉन x1, अब 1 का इंटीग्रेशन x2 के रिस्पेक्ट में x2 की जगह x1 माइनस 0, सो यहाँ से x1 dx1, तो ये x1 कट गया, दिस इज 1। अच्छा पहले से इंटीग्रेट कर लो, बाद में 1 रखना, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 1, अब यहाँ से क्या आ जाएगा k इंटू k dx1, तो k तो बाहर कर लो कांस्टेंट, तो फाइनली ये कहने का मतलब k ही आ गया ना इंटीग्रेट होके, और मुझे पता है कि ज्वाइंट जो है तो इसका डबल इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, सो k 1 होने चाहिए, तो ये तो सबने कर लिए होंगे आप लोग। दूसरे वाले में क्या था, सेकेंड वाले में था, यहाँ चूंकि मैंने k स्क्वायर रख दिया है ना, तो k स्क्वायर रख दिया है, सो 2 की पावर x1 प्लस x2, सो ये क्वांटिटी जो है तो p ऑफ x1 x2 दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, तो यहाँ से बस इतना आएगा कि k स्क्वायर शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना, क्योंकि k पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो k स्क्वायर शुड बी, वो तो ऑब्वियसली होगा। तो और दूसरा है इसका समेसन 1 होने चाहिए, तो जब आप समेसन लेंगे, समेसन k स्क्वायर 2 की पावर x1 प्लस x2 डबल समेसन, अब यहाँ पे सपोर्ट पे करो क्योंकि बाकी तो 0 ही है ना, सो यू जस्ट ऐड ओवर सपोर्ट, ये x1 का सपोर्ट है, x2 का सपोर्ट है, फ्री एक दूसरे से, तो डबल समेसन करो सपोर्ट, क्योंकि बाकी पॉइंट पे तो 0 है, सम तो 0 हो जाएगा, तो हमें सपोर्ट पे ऐड करना है जस्ट। सो लाइक x1 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, x2 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। अब ये निकालते हैं, k स्क्वायर अभी बाहर कर लो, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, सो 1/2 की पावर मान लो x2 लिख दिया, और x2 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, और इसको अलग कर सकते हो, यहाँ 1/2 की पावर x1 कर दो, x1 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। ये अलग क्यों कर पा रहे, क्योंकि है ना यहाँ x1 की अगर लिमिट, या चाहो तो पहले x1 कर लो फिर x2 कर लो, अपनी मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। सो यहाँ से ऐसा कर लिया, तो पहले इसका समेसन निकाल लो फिर उसका समेसन निकाल लो दोनों का। सो k स्क्वायर, अब इसको अगर खोलोगे तो क्या ही है, ये वैसे ही तो है कि 2 की पावर, लिखा सही है, क्या लिखना था मुझे, 1/2 की पावर x1 ना, ये 1/2 की पावर x1 ऐसा है ना, तो x1 को एक बार 1 रखो, तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर ये चल रहा है, और सेम चीज़ है ये भी है, ये भी कुछ अलग थोड़ी है, x2 पुट करोगे सेम ही आएगा, तो यही चीज़ें सेम ही है, हाफ, तो यहाँ से अगर आप पुट करोगे, ओपन कर लो, अलग अलग कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट नहीं होता तो फिर मुझे कुछ और तरीके से करना होता, प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं, 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर x2 अलग अलग कर दिया, सो यहाँ से हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट टर्म की, a/1 माइनस आर, सो a/1 माइनस आर, यहाँ भी ऐसे ही होगा a/1 माइनस आर, ठीक है, और ये तो ये तो कट के ये फाइनली k स्क्वायर आ गया, दिस इज 1, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, है ना। सो k इज प्लस माइनस 1, यहाँ तक ओके है।
तो मतलब के कुछ भी हो सकता है, के स्क्वायर नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो के कैन बी प्लस और -1। सो यहाँ प्लस -1 दोनों पॉसिबल वैल्यू है। सो के +1 होगा तब भी वो ज्वाइंट पीएमएफ होगा, -1 है तब भी ज्वाइंट पीएमएफ होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक बेसिक लिखा हूं। जैसे अब क्या होता है, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने आपको याद होगा, लिखा होगा पहले थ्योरम हमने 1 वेरिएबल में लिखा था कि लेट मान लो पी एक्स, जो कि प्रोबेबिलिटी x = x, दिस इज पीएमएफ ऑफ x। तो जब हम पीएमएफ लिख रहे हैं मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सो पीएमएफ तो हमने क्या बोला था, एंड मान लो a कोई सबसेट है R का, देन प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a क्या आएगा, तो हमने कहा था समेशन कर लो x = x वेयर x बिलोंग्स टू a। तो इसके करस्पॉन्डिंग जॉइंट में क्या होगा, सिमिलर थ्योरम होंगे। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं थ्योरम लिखूं कि लेट p ऑफ x1 x2, जिसका मतलब ये है दिस इज ज्वाइंट पीएमएफ, ये j स्मॉल होगा ऐसे, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2। तो पीएमएफ जो ही लिख रहा हूं मतलब डिस्क्रीट है, तो तुम्हें खुद समझना है कि डिस्क्रीट है x1 x2। देन अच्छा साथ में ऐसे ही फिर से, एंड a कोई सबसेट है R² का, अब है ना, या तो मैं a क्रॉस b लिखूं या जस्ट a लिखूं, तो a R² का सबसेट है। देन सो आपका जो पूछेगा प्रोबेबिलिटी x1, x2 बिलोंग्स टू a, सो यहां भी सिमिलर ही है, सो बस डबल समेशन हो जाएगा p x1 x2, और यहाँ बस ये समझना है कि x1 x2 बिलोंग्स टू a। अब a जो सेट है उसके अकॉर्डिंग सम आएगा, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑन अ गिवन सेट, अगर एक सेट गिवन है तो उस सेट पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ये तरीका है। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस के लिए सेम रूल होंगे। सो कॉन्टिन्यूअस के लिए सिमिलर होगा कि जैसे कि लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ pdf fx ऑफ x, एंड आपको दे रखा है साथ में कि a कोई सबसेट है R का, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a। सो ये जस्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा fx dx x बिलोंग्स टू a। सो a इंटरवल पे इंटीग्रेट कर लो, सिंपल इंटरवल या जो भी होगा उस पर इंटीग्रेट कर लेना है। सिमिलर कंडीशन ज्वाइंट में होंगी कि लेट x1 x2 बी continuous random vector with joint PDF, so joint PDF fx1 fx2 then and साथ में है कि a कोई सबसेट है R² का, है ना, जैसे हमारे रीजन R, डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन R, तो उस तरह से ये रीजन A है यहाँ पे। तो क्या होगा, देन आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू x1, x2 बिलोंग्स टू a। तो ये कॉन्टिन्यूअस है तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा f x1 x2, वेरिएबल है x1 x2 dx1 dx2, और ये इंटीग्रेट करोगे ओवर a पे, सीधा लिख दो a, है ना। सो यहाँ पे a रीजन a पे इंटीग्रेट हो जाएगा, दोनों का रीजन a है, ये x1 x2 बिलोंग्स टू a। सो इस पे आ जाएगा, सिंपल है ना ये। जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें पूछ ले, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में ही बात करूं मैं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको ऐड कर दूं कंडीशंस, जैसे आपसे पूछूं अब यहाँ पे मैं पहले वाले क्वेश्चन में, सो इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे a एक सेट है, इस वाले केस में मान लो a है अभी ठीक है 1/3 से 1/2, मान लो ये वाला सेट है। अच्छा ये तो ज्वाइंट है ना, तो ज्वाइंट है तो R² का सबसेट लेना पड़ेगा मुझे, इधर इंटरवल से काम नहीं चलेगा ना। तो या मैं सिंपली आपको लिख के देता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखना चाहोगे, देखो x1 इज बिटवीन 0 and 1/2 एंड x2 इज बिटवीन 1/3 and 1। जरा इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, ये क्या आएगा। अब ध्यान से देखना, सपोर्ट में भी होने चाहिए था, पहले सपोर्ट का ग्राफ बनाओ, सपोर्ट में ये इवेंट है, ये होने चाहिए।
सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं पूछूं आप लोगों से इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग 1 से 3, मान लो इस तरह से है, एंड कॉमा x2 बीइंग 2 to 3, इस तरह से निकालो जरा क्या होगा। ट्राई करो। ठीक है ना, ये सही था, ये सही था, कोई नहीं। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। सर फर्स्ट का डिफाइंड नहीं हो रहा है। कैसे डिफाइन नहीं हो रहा है? ये तो आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। सर लॉग 2/3 इंटीग्रेट करने पे तो 0 to -∞। 2/3 into log 1/2 minus 1. पहले का 2/3 और दूसरे का 2/3 into log 1/2 minus 1. इतना आएगा। अच्छा, हो सकता है। तो चलो इसको अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इसको ट्राई करना, अभी नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, तो इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। एंड अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करूँगा। सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी प्रैक्टिस करो, बाकी देखते हैं, है ना। चलो ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से।